जी, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो को और उसमें हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इफ़ एल्स आ जाता है और इस तरह से हम इफ़ एल्स इफ़ को डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर हम इसमें अपने टॉपिक में हम लूप्स की भी डिस्कशन करेंगे। जितने टाइप्स के लूप्स हैं उनके बारे में भी हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड ब्लॉक्स क्या होते हैं। मतलब किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट जावा में होती क्या है। जावा में दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सिंपल स्टेटमेंट ये हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल हैं, यानी उनमें फर्दर कोई ऑपरेशंस नहीं हो रहे, वो डायरेक्ट हैं और उनमें मे बी कोई असाइनमेंट हो रही है, मे बी कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। इसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दी है जैसे इंट x इज इक्वल टू 1। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसको वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो जाए। इसी तरह से दूसरी एक एग्जांपल दी है, सैलरी इज इक्वल टू आर्ली रेट इनटू 37.5 एंड फर्दर उसमें डिटेल मेंशन्ड है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसके अंदर फर्दर बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स जो हैं जनरली दो तरह की हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वो हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कंपाउंड वो हैं जिनमें फर्दर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस कॉल हो सकते हैं, में भी बहुत सारे वेरिएबल्स की कैलकुलेशन हो रही है और कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉलिंग है, उनकी बेसिस पे कोई कैलकुलेशन हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जो है ये बेसिकली लेफ्ट और राइट ब्रेस का कॉम्बिनेशन है। कहीं पर भी हम लेफ्ट और राइट ब्रेस को देखते हैं तो हम उसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक्स जो हैं एक सिंपल स्टेटमेंट्स के गिर्द भी हो सकता है या कंपाउंड स्टेटमेंट्स के गिर्द भी हो सकता है। A block is used to group a sequence of statements and may contain variable declarations. तो ब्लॉक जो है वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म हो, तो हम उन्हें ग्रुप कर देते हैं या उन्हें हम ब्लॉक में रख देते हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर जो है हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते हैं। उन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन जो है अपने ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। मींस कि जब भी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं या डिक्लेयर होते हैं, और जब वो ब्लॉक खत्म होता है तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनकी लाइफ जो है उस ब्लॉक से एसोसिएटेड है। अ ब्लॉक इज कंसिडर्ड वन स्टेटमेंट कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। जो जो ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड वन स्टेटमेंट कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कैन बी यूज्ड व्हेन वेयरएवर अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। तो ब्लॉक जो हैं जब ये मल्टीपल कंपाउंड स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं तो ये बेसिकली एक ब्लॉक कंसिडर होता है या एक सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर होती है। और इफ अ ब्लॉक कंटेन्स ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक नोटेशन इज नॉट नीडेड। तो जनरली हम एक स्टेटमेंट लिखने के लिए ब्लॉक का यूजेज नहीं करते। हम जब भी ग्रुप करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुप करेंगे, वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन। जनरली हम जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा हम हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगा रहे होते हैं। ये बेसिकली एक कंपाइलर को एक मैसेज है कि हमारी ये बात यहाँ कंप्लीट होती है। कंपाउंड स्टेटमेंट डज नॉट नीड अ सेमीकोलन टू टर्मिनेट इट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो हैं उनको सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती। अ सेमीकोलन अलोन डिनोट्स अ एम्प्टी स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। अगर मैं कहीं कोड ना लिखूं और सिर्फ सेमीकोलन लगा दूं तो ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट कंसीडर होगी और इसका कोई मीनिंग नहीं है कंपाइलर के लिए। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं जरा सिलेक्शन के ऊपर। एक प्रॉब्लम है, वी वांट टू कैलकुलेट वीकली सैलरी बेस्ड ऑन आर्ली वेजेस। एक प्रॉब्लम है कि हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी एम्प्लॉय की वीकली सैलरी, और किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके आर्ली वेजेस पे, एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्क ड्यूरिंग द करंट वीक। Assume 50% extra salary is paid for all hours above 37.5 hours a week. अगर एक शख्स जो है एक वीक में
37.5 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसके जितने भी एक्स्ट्रा आवर्स हैं उनको 50% ज़्यादा पेमेंट मिलेगी पर आवर की बेसिस पे। For someone working overtime, the salary can be calculated by different method, और अगर for someone not working overtime तो उसका सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका का डिफरेंट है। जो ओवरटाइम नहीं कर रहा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है hourly रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन जो ओवरटाइम कर रहा है उसका तरीका का डिफरेंट है कि उसके वो एक्स्ट्रा आवर्स निकाले जाएंगे जिनको 50% से ज़्यादा पेमेंट 50% पेमेंट करनी है आपने। तो ये फार्मूला आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये फार्मूला जो है ये आपके सामने मेंशन्ड है। तो फर्दर हम जो है इसको देखते हैं स्लाइड पे। अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीकली सैलरी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज फार्मूलाज। अब देखें यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट की वो सामने आ रही है कि क्लाइंट दो तरह के एम्प्लॉयज को डील कर रहा है। एक वो एम्प्लॉयज जो नॉर्मल वीक आवर्स में पूरा काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो उन वीक आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में चॉइस आ गई आपके पास। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो वीक आवर्स से ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन फर्क होनी चाहिए, और जो नॉर्मल काम कर रहे हैं या जो वीक आवर्स डिफाइन है उतना काम कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन फर्क होनी चाहिए। तो फर्दर हम इस सारी कैलकुलेशन के लिए हमने स्कैम करके यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए हैं कि जो एम्प्लॉई एग्जैक्टली अपने वीक आवर्स जितना काम कर रहा है तो उसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, आर्ली रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। जबकि दूसरा केस जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि जब ओवर टाइम एक एम्प्लॉय कर रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की है मैं इसको आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ थ्रू जावा कोड। तो वहां पर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम चॉइस करेंगे दो एम्प्लॉयज में कि उसका ओवर टाइम ड्यू है या उसे नॉर्मल रेट्स हमने पे करने हैं।